हाय एवरीवन। तो आज की वीडियो है गाइडलाइंस की, जो कि फ़ाइनेंशियल मैनेजमेंट की है। और स्टार्ट करते हैं फ़ाइनेंशियल मैनेजमेंट की गाइडलाइंस। ऑफिशियल गाइडलाइंस है, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने इशू की है। बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, आने वाले एग्ज़ाम के लिए। और ये वीडियो जब ये क्वेश्चन आएगा कि ये ऑनर्स की है या प्रोग्राम की है, तो इट इज़ वैलिड फॉर बीकॉम ऑनर्स एज वेल एज बीकॉम प्रोग्राम। तो दोनों के लिए ही वैलिड है ये, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइडलाइंस किस तरह से आएगा, कैसे नहीं। ओपन वालों के लिए भी और साथ में एनसी वेब वालों के लिए भी वैलिड रहेगी। सिलेबस एग्जैक्ट सेम है, तो ये जो गाइडलाइंस होगी वो सब चीज़ों में आएगी। स्टार्ट करते हैं, एलोकेशन देखते हैं कैसे कैसे होगा। तो ध्यान से देखिएगा। गाइडलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर गाइडलाइंस आपको पता लग जाए, जनरली बच्चों को नहीं पता होती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि यूनिट 1 में क्या क्या है। इंट्रोडक्शन आएगा आपका, नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एन ओवरव्यू ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, रिस्क एंड रिटर्न, जो आपके यूनिट 1 में छोटा सा एक यूनिट 1 है। ये 9 मार्क्स आपको मिल जाते हैं इस यूनिट से। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से थ्योरी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि थ्योरी क्वेश्चन आपको इस यूनिट से मिलेगा। तो देखिए 9 मार्क्स अगर आपको थ्योरी क्वेश्चन से यूनिट 1 से मिल रहे हैं तो बेस्ट है। क्वेश्चन जनरली आपका नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर तो आएगा ही आएगा, ठीक है। ये 100% है, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। साथ में जब चॉइस की बात की जाती है तो चॉइस में आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कई बार इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अगर आप लास्ट ईयर का पेपर उठा के देखोगे तो उसमें एक क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, टाइम वैल्यू ऑफ मनी से आया हुआ है, ठीक है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। रिस्क एंड रिटर्न से क्वेश्चंस कम ही आता है, लेकिन हमें छोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि ऑब्वियसली ये इजी सा ही टॉपिक है, लेकिन जनरली रिस्क एंड रिटर्न से क्वेश्चन नहीं आता। तो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको एक क्वेश्चन थ्योरी का मिलेगा, नेचर एंड स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट से। सेकंड क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिलेगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी से। तो डिपेंड करता है कि आपकी न्यूमेरिकल क्वेश्चन की कितनी तैयारी है। और अगर आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी के क्वेश्चंस नहीं आते बिल्कुल भी, देन डेफिनेटली गो फॉर द नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। 9 मार्क्स, 8 to 9 मार्क्स का आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट यूनिट की तरफ आते हैं। फर्स्ट यूनिट की हमने देख लिया, ये सबसे ईजी यूनिट माना जाता है। और थ्योरी में मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो डाली हुई है चैप्टर नंबर 1 के ऊपर, तो आप उस देख सकते हैं। उसमें आपका यूनिट 1 कवर हो चुका है। यूनिट 2 की अगर बात करें हम, तो कैपिटल बजटिंग प्रोसेस, कैपिटल बजटिंग डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यूनिट 2 में 18 मार्क्स का देखिए आपके पास आ रहा है, 18 मार्क्स। दिस इज सेकेंड हाइएस्ट इफ़ वी आर लुकिंग एट कैपिटल बजटिंग प्रोसेस, कैश फ्लो एस्टिमेशन, डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। तो यहाँ से आपको मिलेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन 100%, ठीक है। ये पोर्शन आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन का है, और ये 100% मैं बोल रही हूँ कि यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा ही आएगा। किसी भी क्वेश्चन पे आ सकते हैं, और मिक्स क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें से आपको पे बैक मेथड भी निकालना है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न भी है, एनपीवी भी है, आईआरआर भी निकाल दिया, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकाल दिया। तो जनरली बुक में ये क्वेश्चन गिवन है, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन। यू कैन ईजिली प्रैक्टिस इट आउट, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, ईजी है ये क्वेश्चन करने में। अब बात करते हैं उन बच्चों की, या फिर जिनको न्यूमेरिकल क्वेश्चन टफ लगते हैं, वो क्या कर सकते हैं। कैपिटल बजटिंग से थ्योरी का भी क्वेश्चन आता है। अब आप पूछोगे थ्योरी का किस तरह से आएगा, थ्योरी का इन सब के ऊपर आएगा, यानी कि यही क्वेश्चन आपका थ्योरी में आ सकता है। तो विन विन सिचुएशन है। थ्योरी तो 100% लर्न करनी है, जिसको थ्योरी आ जाएगी वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कर पाएगा। तो यूनिट 2 18 मार्क्स, इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू। अब हम यूनिट 3 की अगर बात करें, तो यूनिट 3 में आपका है कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड फाइनेंसिंग डिसीजन। कॉस्ट ऑफ कैपिटल है फर्स्ट एक तो टॉपिक, सेकंड है आपका कैपिटल स्ट्रक्चर, और तीसरा है आपका लिवरेज, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लिवरेज। तो 3 टॉपिक तो आपके ये हो गए। चौथा टॉपिक आपका है EBIT EPS एनालिसिस। और डिटर्मिनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर को मैं 5वां टॉपिक नहीं मानूंगी, क्योंकि ये कैपिटल स्ट्रक्चर का ही पार्ट है। तो ये हमारे पास हो गए 4 टॉपिक्स फ्रॉम यूनिट 3।
अगर आप मार्क्स एलोकेशन की बात करेंगे तो 27 मार्क्स भाई कम नहीं होते। 27 मार्क्स सबसे ज़्यादा, अगर आप देख रहे हो स्क्रीन को तो 27 मार्क्स सबसे हाईएस्ट आपकी यूनिट 3 में से है। तो जिनको अच्छा स्कोर करना है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो यूनिट 3 में अपनी जान लगाए। लिवरेज का क्वेश्चन बहुत इजी होता है, आप लिवरेज से स्टार्ट कर सकते हो। कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत इजी चैप्टर है, आप वो कर सकते हो। कैपिटल स्ट्रक्चर थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन थ्योरीज है, उसमें से क्वेश्चन आ जाता है थ्योरी भी। डिटर्मिनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर में से भी एक थ्योरी क्वेश्चन आता है। तो अगर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात करें तो आपके यहाँ 4 ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनते हैं और 4 ही बनते हैं आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन आपको थ्योरेटिकल वे में पूछा जा सकता है। तो पूरे चांसेस है जिसको प्रैक्टिकल नहीं आएगा वो चॉइस में कुछ ना कुछ उसके पास गिवन होगा, वो आराम से वहाँ से कर सकता है। तो इतना डरने की बात नहीं है। मुझे ऐसा लगता नहीं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट कोई डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है। क्लियरली गिवन है क्या क्या करना है, बस वो आप टॉपिक वाइज करते जाइए। उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन बुक में से ही आते हैं, कुछ बाहर से क्वेश्चंस आते ही नहीं हैं। ठीक है, तो यूनिट 4 की तरफ अगर हम चलें तो यूनिट 4 में आपका है डिविडेंड डिसीजन। यूनिट 4 इजी है। यूनिट 4 की वैल्यूएशन देख लेते हैं, 18 मार्क्स की है। यूनिट 5 भी आपका 18 मार्क्स का है, यूनिट 2 भी 18 मार्क्स का है। डिविडेंड डिसीजन मेरे हिसाब से बहुत इजी है चैप्टर। इजी इसलिए है क्योंकि सेम इसमें भी यही है कि थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल इसकी रेलेवेंस होती है। यहाँ से थ्योरी का भी क्वेश्चन आता है, साथ ही प्रैक्टिकल का भी आता है। अब अगर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात करें तो प्रैक्टिकल में आपके पास 3 ही क्वेश्चन आ सकते हैं। ये 3 या तो MM अप्रोच के ऊपर, या वॉल्टर मॉडल के ऊपर, या गॉर्डन मॉडल के ऊपर, ये 3 ही बनते हैं। इनके अलावा इसमें क्वेश्चन बनता ही नहीं है। और अगर थ्योरी की बात की जाए तो यही थ्योरी है सेम, कि व्हाट इज़ द थ्योरी ऑफ MM अप्रोच, वॉल्टर, गॉर्डन, साथ में डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी के ऊपर स्लैश करके एक क्वेश्चन आ सकता है। बहुत इजी है, आप एक बार करोगे, इसकी प्रैक्टिस करना शुरू करोगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की, तो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ था ही नहीं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वेरी इजी। ठीक है, तो ये इजी है, इससे टेंशन नहीं लेनी, स्ट्रेस नहीं लेना, आराम से करो। अभी टाइम है, दिसंबर का पूरा ये नवंबर का पूरा महीना पड़ा हुआ है और 1 महीने में इसकी आराम से तैयारी हो सकती है। इट्स अ काइंड ऑफ 15 डेज़। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर ध्यान से करोगे तो शायद 15-20 दिन में तो पूरा सिलेबस ही निपटा लोगे। लास्ट है आपका यूनिट 5 जो कि है वर्किंग कैपिटल डिसीजन। वर्किंग कैपिटल डिसीजन भी आपका इजी क्वेश्चंस में से माना जाता है। 18 मार्क्स का इसमें से अटेम्प्ट होगा। और वर्किंग कैपिटल क्या है, ऑपरेटिंग और कैश साइकिल्स क्या होती है, रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ क्या है, वर्किंग कैपिटल एस्टिमेट कैसे किया जाता है, और रिसीवेबल मैनेजमेंट, दोनों की संभावना है थ्योरी एंड प्रैक्टिकल की। जो आप थ्योरी करेंगे उसी में से ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो विन विन सिचुएशन है बिल्कुल, कि थ्योरी में कितना आएगा और प्रैक्टिकल में कितना आएगा, सेम है। और इस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा मार्क्स आते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। उसका रीज़न ये है कि इसमें थ्योरी के चांसेस बहुत ज़्यादा है। नॉर्मली आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है जब आप बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हो जो ज़्यादा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होते हैं। इसमें आपके 50-50% चांसेस है थ्योरी और प्रैक्टिकल के आने में, और आते भी हैं। तो आराम से मेहनत करो वर्किंग कैपिटल के ऊपर, बहुत ईजी है। मुझे लगता है कि 3-4 दिन सफिशेंट है वर्किंग कैपिटल के लिए, जब आप इसे अच्छे से पढ़ोगे। मैं पूरा टाइम के लिए नहीं बोल रही हूँ, आप धीरे धीरे भी करोगे तब भी ये हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इसमें से क्या नहीं करना है और क्या इम्पॉर्टेंट है। जो ऑफिशियल गाइडलाइंस आई है अब उसको देख लेते हैं, क्योंकि देखो बनाना तो पेपर इसी में से ही है, इसी में से पेपर बनेगा। तो देख लेते हैं कि इन्होंने बोला क्या है। सबसे पहले यूनिट 1 में थ्योरेटिकल टॉपिक्स आएंगे, रिस्क और रिटर्न, और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आएंगी टाइम वैल्यू ऑफ मनी से, जो मैंने जस्ट अभी आपको बताया। यूनिट 2 की जब हम बात करेंगे कैपिटल बजटिंग डिसीजन, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस मे बी आस्क्ड अलोंग विद न्यूमेरिकल क्वेश्चन जस्ट एज विद डिस्कस्ड। नो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बेस्ड ऑन ब्लॉक ऑफ एसेट कॉन्सेप्ट एंड कैपिटल रैशनिंग। तो इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा। सबसे बेस्ट चीज़ है ये, इसको ध्यान से देख लो क्या नहीं करना है। ब्लॉक ऑफ एसेट्स कॉन्सेप्ट नहीं करना है, कैपिटल रैशनिंग नहीं करनी है। ठीक है, उसके बाद थर्ड यूनिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड फाइनेंशियल डिसीजंस, theoretical question from the entire unit along with the numerical questions on calculation of specific cost of capital। इसमें से छोड़ना क्या क्या है आपको,
अब बात आ गई कि छोड़ें क्या क्या, ठीक है। छोड़ना क्या क्या है, छोड़ेंगे वेरिएबल डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, कैपम मॉडल एंड रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच इन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो ये 3 चीज़ें हमें छोड़ के चलनी है। साथ में आपको करना क्या क्या अब इसमें, ठीक है। तो करना है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगर आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन मुझसे पूछोगे तो मैं कहूँगी कि आंखें बंद करके आंखें खोल के जैसे भी करना हो, न्यूमेरिकल क्वेश्चन वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर ही आएगा, ठीक है, इसी के ऊपर आएगा। तो अगर कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना चाहता है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कर लो, उसी में ही सारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है। और अगर आप ड्यू का जो एक हिस्ट्री देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यही आते हैं, यही इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैपिटल स्ट्रक्चर से भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि हमने ऊपर बात की थी, एमएम हाइपोथेसिस, ट्रेडिशनल अप्रोच, नेट इनकम, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। लिवरेज के ऊपर क्वेश्चन आता है, ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, जिसमें से फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट और इंडिफरेंस पॉइंट कर लेना। जो बच्चे ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस कर रहे हैं, जिनको पता है ऑलरेडी, उनको पता होगा कि ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इजी भी है, बहुत ज़्यादा इजी है। जिसको लिवरेज आता है ना, उसको ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस तो बच्चों का खेल लगेगा बिल्कुल। उसके अंदर 2 टॉपिक और भी होते हैं, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, एक लाइन के आंसर निकलते हैं इनके, इंडिफरेंस पॉइंट। तो कहने का अभिप्राय ये है कि डरना नहीं है, ठीक है, कि ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ईजी है, जो आपको यहाँ दिख रहा है ना वही आएगा पेपर में, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। तो विन विन सिचुएशन है अपनी तो, ठीक है। यूनिट 4 में डिविडेंड डिसीजन है। यूनिट 4 थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं पूरे यूनिट से, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 3 चीज़ें आएंगी बस, एमएम अप्रोच कर लो, एमएम अप्रोच, वॉल्टर मॉडल और गॉर्डन मॉडल, ये चीज़ें आपको करनी है। यूनिट 5 की जब हम बात करेंगे तो यूनिट 5 वर्किंग कैपिटल डिसीजन है आपका, और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस एंटायर यूनिट से पूछे जाएंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑपरेटिंग इन कैश साइकिल्स के ऊपर, ठीक है। तो ध्यान से देख लो वर्किंग कैपिटल में क्या करना है, ऑपरेटिंग इन कैश साइकिल्स, वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन एंड क्रेडिट पॉलिसीज। तो इनके ऊपर क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। तो थ्योरी एग्जामिनेशन कितने का आएगा वही आपको पता ही है ऑलरेडी कि 90 मार्क्स का आएगा, और 30 मार्क्स की आपकी इंटरनल असेसमेंट होगी इसमें। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की देखा जाए तो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा आपका 10 मार्क्स कॉन्टिन्यूस असेसमेंट का, 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन आएगा, और 10 मार्क्स आएंगे आपके वाइवा की। 20 मार्क्स साथ में एक्सटर्नल एग्जामिनर आते हैं, चाहे वो बीकॉम प्रोग्राम हो या फिर बीकॉम ऑनर्स हो। तो जनरली क्वेश्चन इजी दिए जाते हैं, जो आपके टीचर होंगे वो ही देंगे, और एक्सटर्नल एग्जामिनर उनको इवेलुएट करेंगे। जो वो क्वेश्चन देंगे उसी में से 10 मार्क्स का आपका वाइवा हो जाएगा। तो ये था आपका एक्सेल में आपको करना होगा। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड एंड आई होप इट इज़ यूजफुल फॉर यू, ठीक है। शेयर दिस गाइडलाइंस विद अदर्स एंड टेक अ रैशनल डिसीजन, मेक टाइमली डिसीजंस ऑन द टॉपिक्स। कौन कौन से आपको टॉपिक करने हैं, कौन से नहीं करने, अपना टाइम टेबल बनाओ और अच्छे से पढ़ लो उसको, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।